सोंग याओयाओ ने अपने पैरों को लात मारी, अधीरता से बड़बड़ाया और खुद को मोड़कर रजाई में छुपाने की कोशिश की। हुओ युंके ने ठीक समय पर उस फिसलन भरी छोटी सी लड़की को पकड़ लिया। उसके पैर को पकड़कर उसने मोजे पहना दिए। फिर उसने उसे अपने कोट में कसकर लपेटा और अपनी बाहों में खींच लिया। उसके हाथ में अभी भी उसके छोटे चमड़े के जूते थे। मालिक, सचिव के कार्यालय में मौजूद भीड़ ने ये हलचल सुनी और तुरंत खड़ी हो गई। ये दृश्य, अरे बॉस, क्या आप काम खत्म कर रहे हैं? उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और सावधानी से बोले। उनकी निगाहें अनजाने में ही बॉस की बाहों और उसके हाथों में रखे जूतों पर घूम गईं। किसने सोचा होगा? इस अजीबोगरीब नज़ारे को देखकर उनकी जीभ चटक उठी। जब निर्दयी और निर्दयी बॉस इतना विनम्र हो तो कोई और उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हुओ मनो, जियान ताओ एक अशुभ भावना के कारण पूरी रात बेचैन रहा। अचानक उसे बाहर किसी कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक कर उठ खड़ी हुई और खिड़की से बाहर देखने लगी। चाचा झांग पहले ही कार का स्वागत करने के लिए बाहर आ चुके थे। सर, मिस सॉन्ग को क्या हुआ है? चाचा झांग को उस लड़की को उस आदमी की बाहों में चैन से सोते देखकर हैरानी हुई। उसी समय हुओ युंके का कोट थोड़ा सा खिसक गया और उसका गुलाबी चेहरा दिखाई देने लगा। स्तब्ध होकर उन्होंने पूछा, क्या उसे बुखार है? बुखार? लड़की के असामान्य व्यवहार के बारे में सोचते हुए हुओ युंके ने नीचे देखा और उसकी प्रतिक्रिया देखी। लियू यू को बुलाओ। हाँ, मैं अभी जाऊंगा। चाचा झांग जल्दी से आगे बढ़े। उन्हें डर था कि लड़की और अधिक गर्म हो जाएगी। जैसे ही वह मुड़ा, वह लगभग जियांग ताओ से टकरा गया। जियांग ताओ, तुम यहाँ स्तब्ध क्यों खड़े हो? अंकल झांग ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। अब जब वह बड़े हो गए थे तो वह काफ़ी उदार हो गए थे। अगर यह पहले की बात होती तो वह जियांग ताओ को उसकी चालों के लिए पहले ही बाहर निकाल चुके होते। मिस सॉन्ग बीमार हैं, रसोई वालों से कहो कि उनके पेट को गर्म करने के लिए कुछ खिचड़ी पकाएं। हाँ। जियांग ताओ की नज़र सोंग याओयाओ पर से अप्रसन्न होकर हट गई और उसकी बेचैनी बढ़ गई। सोंग याओयाओ मास्टर के साथ क्यों लौटी? क्या उसने उसकी मुखबिरी की थी? क्या उसे पता चला कि फ़ोन पर बात करने वाला व्यक्ति वही था? शांत और चतुर महिला अचानक घबरा गई। अपना आदेश पाकर वह मुड़ी और घर की ओर लौट गई। हुओ युंग के ठंडेपन से भरी हुई आगे बढ़ी। अलमारी पर रखी सुखदायक मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, जिससे बेडरूम में एक गर्म पीली रोशनी फैल रही थी। लड़की गुलाबी बिस्तर पर दुबकी हुई थी। सोते हुए उसकी सांसें सामान्य से कहीं ज्यादा तेज चल रही थीं। सोंग याओयाओ, उठो। हुओ युंके ने उसे जगाने के लिए उसके गाल पर थपथपाया। सोने से पहले कुछ खा लो। दोपहर की मिठाई के अलावा उसने कुछ भी ठीक से नहीं खाया था। कोई गंभीर बात नहीं है, मैं उसे एक इंजेक्शन लगा दूंगा और रात भर अच्छी नींद लेने के बाद वह ठीक हो जाएगी। लियू यू ने सहजता से कहा, जैसे ही उसने अपना स्टेथोस्कोप रखा और अपनी दवा की पेटी से एक शीशी निकाली। क्या वह सिर्फ दवा नहीं ले सकती? हुओ युंग के बिस्तर के किनारे पर बैठा लड़की को देख रहा था, लेकिन उसका सवाल लियू यू के लिए था। तुम गंभीर नहीं हो, है ना? लियू यू को यह बात मज़ेदार लगी, मानो वह सामने वाले आदमी को पहचान ही न रहा हो। साहब, इंजेक्शन ही सबसे कारगर है, वरना उसे कुछ दिन और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। सोंग याओयाओ स्तब्ध होकर जाग उठी। पहली बात जो उसने सुनी वह थी इंजेक्शन। मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगा। वह तुरंत चौंककर उठी और रजाई में दुबक गई, जिससे सिर्फ उसकी गहरी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसने उस आदमी को दुश्मनी भरी नज़रों से घूरा। सांस। लियू यू को मज़ा आया। क्या तुम अपनी उम्र में इंजेक्शन से डरती हो? उसने जानबूझकर चिढ़ाते हुए पूछा। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सोंग याओयाओ परंपरागत तरीके से काम करेगा और उनकी रणनीति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा। सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे डर लग रहा है। लियू यू, ये लड़की काफ़ी दिलचस्प थी। आहम। हुओ युंके की आंखों में मनोरंजन दिखाई दिया। गाना याओयाओ, सुनो। गे। सोंग याओयाओ ने अपने गाल फुला लिए। मैं नहीं चाहती। उसकी आंखें नम थीं और वह आंसू पोंछती हुई लग रही थी। उसके आमतौर पर कोमल होंठ सूखे और फटे हुए थे, जिससे वह और भी दयनीय लग रही थी। हुओ युंके की नज़रें धुंधली पड़ गईं। अपनी बाहें फैलाते हुए उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। सोंग याओयाओ तुरंत खुश हो गई और खुशी से उस आदमी की बाहों में झुक गई और उसकी कमर को गले लगा लिया। गे, क्या मैं इंजेक्शन न लगवाने का विकल्प चुन सकती हूँ? लियू यू, हुओ युंके ने आदेश दिया और सोंग याओयाओ का सिर अपनी बाहों में दबा लिया। ओह, ठीक है, 1 मिनट रुको। गे। सोंग याओयाओ को लगा जैसे उसके साथ छल हुआ हो। उसने अविश्वास से आंखें खोलीं। गेगे ने सचमुच उसके साथ छल किया था। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। सोंग याओयाओ को यह सब बहुत बुरा लगता था। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह छोटी उम्र से ही अस्पताल नियमित रूप से जाती रही थी। लियू यू ने जल्दी से शीशी तैयार की और देखा कि लड़की उस आदमी की बाहों में स्थिर थी। वह अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। मास्टर हो, क्या राक्षस हो?
तुमने तो एक भोली भाली बच्ची को धोखा दे दिया। लेकिन ऐसा सोचते हुए भी उसने एक अच्छे डॉक्टर का रूप बनाए रखा। सर, क्या आप उसकी पैंट थोड़ी नीचे कर सकते हैं? हुओ युंके ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी तीखी निगाहें लियू यू पर पड़ीं। लियू यू ने अपनी गर्दन पीछे की ओर सिकोड़ ली। सर, ये तो इंजेक्शन वाली जगह है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता नहीं था। और हाँ, तुम्हें तो बस इसे थोड़ा सा नीचे खींचने की ज़रूरत है। तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे मेरी खाल खींचकर मुझे जिंदा ही खा जाओगे? हो। सोंग याओयाओ ने पैर पटकते हुए शिकायत शुरू कर दी। गेगे बहुत बदमाश है। मैं तुम पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगी। हो। हुओ युंके ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके पैरों को पकड़ लिया। तूने भी मेरी गांड नहीं देखी? हो, तू किसी और मर्द को कैसे दिखा सकता है? बस मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहती। हुओ युंके, लियू यू गायब होना चाहता था। मिस, क्या आप थोड़ा सामान्य हो सकती हैं? ऐसा मत कहिए कि मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं देखना चाहता। सोंग याओयाओ, बस एक इंजेक्शन ठीक है। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। सोंग याओयाओ जोर से चिल्लाई। गेगे अब मुझसे प्यार नहीं करता। हो। लियू यू ने स्नातक होते ही हुओ परिवार के लिए काम करना शुरू कर दिया। हुओ परिवार में सोंग याओयाओ पहली व्यक्ति थी जिसे उसने हुओ युंके के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते देखा था। और वह एक महिला थी। किसी कारण से वह हुओ युंके की असहायता को थोड़ा सा महसूस कर सकता था। हो, बहुत दर्द होगा। मुझे नहीं चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। वह आदमी उसके सिर पर प्यार से थपथपाते हुए आकर्षक और कोमल आवाज में बोल रहा था। सोंग याओयाओ का शरीर शिथिल पड़ गया और उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। तुम झूठे हो। ओह, व्यवहार। इस लड़की ने उसे झूठा कहकर कितनी बहादुरी दिखाई। जल्दी करो। हुओ युंके ने हाथ बढ़ाया, उसकी पैंट पकड़ी और उसे थोड़ा नीचे खींच दिया। बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा नंगी थी। ये बहुत ही आकर्षक लग रहा था। एक जानलेवा नज़र लियू यू की गर्दन पर पड़ी जिससे वह सुन्न हो गया। ध्यान रखो किधर देख रहे हो। लियू यू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। अगर वो थोड़ा भी डरपोक होता तो शायद सिरिंज गिरा देता। वह वहां गया और इंजेक्शन वाली जगह को कीटाणुरहित कर दिया, जबकि लड़की को पता भी नहीं चला। फिर उसने उसकी मांसपेशी में सुई डाली और इंजेक्शन लगा दिया। ये कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। लड़की का गला ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला दबा दिया गया हो। उसका शरीर अकड़ गया और कोई आवाज नहीं निकली। सोंग याओयाओ को ऐसा लगा जैसे उसका आधा नितंब सुन्न हो गया हो। देखते ही देखते उसके मगरमच्छ के आंसू असली आंसुओं में बदल गए। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, वह रोने लगी। सर, अगर बस इतना ही है तो मैं सबसे पहले बाहर जाऊंगा। मैं आज रात वापस नहीं जाऊंगा। अगर कुछ अनपेक्षित हुआ तो आप किसी को किसी भी समय मेरे पास भेज सकते हैं। जब उसकी बात खत्म हो गई तो वह जल्दी से मुड़ा और चला गया। उसे डर था कि अगर वह और देर तक रुका तो उसकी जिंदा ही खाल खींच ली जाएगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसने उत्सुकता से अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर दबाते हुए देखा। उस आदमी ने, जिसे घर लौटने के बाद कपड़े बदलने का भी मौका नहीं मिला था, अपनी लंबी बाहों में रोती हुई लड़की को भर लिया। उसने जरा भी भावनाएं नहीं दिखाईं, लेकिन उसकी आंखों में इतनी कोमलता थी कि कोई भी डूब जाए। हो, गेज झूठा है। हाँ, मुझे माफ करना, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। सोंग याओयाओ ने सिसकते हुए कहा, आपने कहा था कि इससे दर्द नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत बुरा दर्द था। अब से ज्यादा कपड़े पहनो। जैसे ही लियू यू उन दोनों को देखकर अचंभित हो गया, उसे हुओ युंके की निगाहों से वास्तविकता का एहसास हुआ। उसके होंठ मुड़ गए, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को रोक लिया। उस आदमी का संदेश स्पष्ट था, क्या आप मरना चाहते हैं? लियू यू ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, घूम गया और एक ही बार में भाग गया। बीमार होने पर इंसान कमज़ोर हो जाता है, खासकर तब जब उस पर बहुत लाड़ प्यार किया जाता है। इसमें कोई मदद नहीं है। सोंग याओयाओ रो पड़ी। हुओ युंके की बाहों में लेटी उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसने अर्धचेतन अवस्था में अपने होंठ फुला लिए थे। गेगे। हुओ युंके ने उसकी पीठ धीरे से थपथपाई। मुझे घर की याद आती है, उसने बेबसी से कर्कश आवाज में कहा। मुझे अपने माता पिता और भाई की याद आती है। तुम्हें घर की याद आती है? उसने उसके आंसू पोंछे। वह इतनी उलझन में लग रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। बीच बीच में वह अपने पिता, माँ और भाई को पुकार रही थी। घर। आंसू भरी आंखों वाली लड़की ने चक्कर खाते हुए अपनी नजरें उठाईं, उसकी नम पलकें रुक गईं। उसने अपना सिर हिलाया और कमजोरी से चिल्लाई, मेरा कोई घर नहीं है। हुहू। जैसे ही उसने ये शब्द बुदबुदाए, हुओ युंके की निगाहें धुंधली पड़ गईं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सोंग दंपति ने जो कुछ किया था उसके बाद लड़की को उनकी याद आनी चाहिए। ये तुम्हारा घर है, तो रोना बंद करो, ठीक है? उसने लड़की की पीठ थपथपाई जैसे वह किसी बच्चे को खुश कर रहा हो।
उसी क्षण सोंग याओयाओ ने एक सपना देखा और उस दिन में लौट गई जब उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी आत्मा हवा में तैर रही थी। उसने अपने माता पिता को दर्द से रोते हुए देखा। इस बीच उसके भाई ने अपनी आंखें ढंक लीं, उसके गालों पर गर्म आंसू बह रहे थे। वह भी रोने लगी। उसकी आवाज़ मौत के कगार पर खड़ी बिल्ली के बच्चे की तरह दर्द से भरी हुई थी। हुओ युंके ने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, वह रोती ही रही। उसकी सिसकने की आवाज़ें धीमी थीं। आदमी ने अपनी नज़रें नीची कर लीं और उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसके गालों को सूखा रखना संभव था। उसे कभी नहीं पता था कि एक औरत इतना रो सकती है। सोंग याओयाओ, तुम्हें रोने की अनुमति नहीं है, उन्होंने आदेश दिया। इंजेक्शन के बाद सोंग याओयाओ आधी बेहोशी में थी, इसलिए उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। हुओ युंके ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम क्या चाहते हो? उस समय यदि सोंग याओयाओ ने आकाश में तारे भी मांगे होते तो वह उसे रोने से रोकने के लिए किसी को उन्हें लाने के लिए भेज देता। सोंग याओयाओ ने हाथ बढ़ाते हुए सिसकते हुए कहा, मुझे गेगे से एक चुंबन चाहिए। हुओ युंके, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसकी निगाहों में आंसू भरी लड़की प्रतिबिंबित हो रही थी। ये देखकर कि वह फिर से रोने वाली है, वह आदमी झुक गया और अपने होंठ नीचे कर लिए। अपने होठों के बीच वह लड़की के आंसुओं का नमकीन स्वाद महसूस कर सकता था। सर, डॉक्टर लियू ने कुछ दवा लिखी है और कहा है कि बेहतर होगा कि मिस। ओह! हुओ कुई तुरंत स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर अंकल झांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे बाहर खींच लिया। सोंग याओयाओ गहरी नींद में सो गई और उसे कई अजीबोगरीब सपने आए। एक पल उसने अपने माता पिता और भाई को देखा और अगले ही पल उसने हो युंके को देखा। जैसे ही वे उसके दिमाग में घुल मिल गए, उसने लगभग सोचा कि वे एक ही दुनिया से हैं। जब वह जागी तो उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी आंखें मली और बाहर कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनी। सोंग याओयाओ ने आगे बढ़कर पर्दे और खिड़की खोल दी। दूर से उसने एक दुबली पतली आकृति को झाड़ू पकड़े गिरे हुए पत्तों को हटाते हुए देखा। बारिश के बाद जिंगो और मेपल के पेड़ बहुत ज्यादा जमीन पर गिर गए। जितना ज्यादा वे गिरे, मौसम उतना ही ठंडा लगने लगा। हुओ क्यूई, सोंग याओयाओ ने खिड़की से बाहर झुकते हुए अपना सिर खुजलाया। अरे हुओ क्यूई! हुओ क्यूई, जो फर्श साफ कर रहा था, ने नजर उठाई। उसने खिड़की पर खड़ी लड़की को देखा, जो गुलाबी और सफ़ेद पजामा पहने हुए थी और बेहद प्यारी लग रही थी। हुओ क्यूई, आज तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? वह आमतौर पर बहुत सारे घरेलू सहायकों को देखती थी, लेकिन आज केवल हुओ क्यूई ही थी। यह उनके काम का हिस्सा नहीं था। हुओ क्यूई मुस्कुराया, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा हो। मालिक ने उन्हें आज छुट्टी दे दी है, इसलिए मैं आज पूरा घर साफ कर रहा हूँ। गीत याओयाओ, वाह! उसने पलकें झपकाईं और आह भरी। उसके पीछे दस्तक हुई। वह खिड़की के किनारे से उतरी और हुओ क्यूई की तरफ हाथ हिलाया। शुभकामनाएं। जैसे ही सोंग याओयाओ गायब हुआ, हुओ क्यूई ने उत्साह में अपनी ओर एक मुट्ठी लहराते हुए देखा। हुओ क्यूई, क्या वह ऐसे ही चली गई? ... जैसे ही सूरज की रोशनी नीचे आई, खिड़कियों पर कोहरे की एक परत जम गई। वह आदमी खिड़की पर बैठा था, रोशनी उसके कंधों पर पड़ रही थी। बिना फ्रेम का चश्मा और साफ ऊंट के रंग का टर्टलनेक स्वेटर पहने हुए वह आदमी सौम्य और विनम्र लग रहा था। लिविंग रूम में हल्का संगीत बज रहा था और उसकी आवाज़ धीरे धीरे डाइनिंग रूम में भी आ रही थी। वह आदमी अपनी कुर्सी पर आलस से पीछे की ओर झुका हुआ था। उसके हड्डी जैसे हाथ संगीत की धुन पर ताली बजा रहे थे। उस सर्दियों के दिन ये दृश्य अत्यंत सुंदर था, सुरुचिपूर्ण, उत्तम दर्जे का और परिष्कृत। उसकी सहज उपस्थिति उसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक जैसा बना रही थी, जिसे किसी भी तरह के खतरे का एहसास नहीं था। वह बिल्कुल हानिरहित लग रहा था। कोई भी यह विश्वास करने का साहस नहीं करेगा कि मास्टर हुओ, जो अपने पैरों के एक झटके से दुनिया को हिला देने में सक्षम थे, इतने आकर्षक दिखेंगे। छोटे चाचा, सुप्रभात! एक शरारती आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जम्हाई आए। हुओ निंगशी ने अपना बैग कंधे पर डाला और भोजन कक्ष में चला गया। तभी उसकी नज़र उस दुबली पतली आकृति पर पड़ी। वह चौंक गया और वहीं खड़ा होकर अचंभित होकर सामने देखने लगा। सोंग याओयाओ, तुम कितनी विकृत हो! क्या तुम फिर से मेरे छोटे चाचा को देखकर स्तब्ध हो गई हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए उपहास किया। सोंग याओयाओ तुरंत वास्तविकता में लौट आया और हड़बड़ा गया। क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे ये करने में खुशी होगी। उनकी बातचीत ने उस आदमी का ध्यान आकर्षित किया। हुओ युंके ने अपना चश्मा उतारा और सोंग याओयाओ की ओर हाथ हिलाया। गेगे, सुप्रभात! जब वह लड़की दौड़ती हुई आई तो उसकी आवाज़ मीठी थी। शुभ प्रभात! उसकी कर्कश आवाज़ थकी हुई लग रही थी। सोंग याओयाओ ने उस आदमी की ओर देखा, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह रुक गई। उसकी थकान स्पष्ट थी, इसलिए उससे इसके बारे में पूछना व्यर्थ था। मिस सोंग, रसोई में पौष्टिक चिकन सूप बनाया गया है। उन्होंने उसमें कुछ अतिरिक्त सामग्री भी मिला दी है। थोड़ा पी लीजिए।
चाचा झांग पीछे से सोंग याओ याओ के पास आए और चिकन सूप का एक कटोरा रख दिया। धन्यवाद अंकल झांग, यह मेरा काम है। मिस सोंग, आज आपका आराम कैसा रहा? अंकल झांग ने ट्रे उठाते हुए सोच विचार कर पूछा। सोंग याओ याओ के गोरे गाल लाल हो गए क्योंकि वह पुनः सशक्त हो गई थी। कल रात पहली बार अंकल झांग ने उस लड़की को बीमार देखा था। हालांकि वो रो रही थी, फिर भी उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली और दयनीय भाव से मालिक की बाहों में सिमट गई। मैं अच्छी तरह सोई, लेकिन तुम्हारे थके हुए चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम सोई हो, उसने चिंतित होकर अपना सिर अपने हाथों पर टिकाते हुए कहा। हु निंगशी ने व्यंग्य किया, मुझे आश्चर्य है कि कल रात यह सारा ड्रामा किसने रचा था। तुमने क्या कहा? सोंग याओ याओ उलझन में था। अंकल झांग मुस्कुराए। मिस सोंग, आपको शायद याद न हो क्योंकि कल रात आप बीमार थीं, लेकिन मास्टर पूरी रात आपके पास ही रहे। वे अपने कमरे में तभी लौटे जब सूरज उगने लगा। गेगे। सोंग याओ याओ एक क्षण के लिए अचंभित रह गई, फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। वह खड़ी हुई और उस आदमी की बाहों में गिर पड़ी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? गेगे। मुझे नहीं पता था। हुओ युंके के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने शांति से अपनी बाँह उसके गले में डाल दी और अंकल झांग की तरफ लापरवाही से देखा। बड़ा मुंह, सांस। चाचा झांग अपनी मुस्कान नहीं छिपा पाए। खुद को थपथपाते हुए उन्होंने कहा, माफ कर दीजिए साहब, मैंने गलत बात कह दी। नहीं, तुमने नहीं बताया। अगर अंकल झांग ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि गेजे ने पूरी रात मेरा साथ दिया था। सोंग याओ याओ ने उस आदमी की आंखों को छूते हुए मुंह बनाया। गेगे, थक गया होगा। गेगे, तुम मेरे साथ बिस्तर शेयर कर सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। पफ अकेक अकेक। हु निंगशी का दम लगभग घुट गया। आंखें घुमाते हुए उसने सांस लेने के लिए संघर्ष किया। सोंग याओ याओ निश्चित रूप से बहादुर था। आपको शायद कोई आपत्ति न हो, लेकिन मेरे छोटे चाचा को आपत्ति है। मैं थका नहीं हूँ। हु युंके ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए शांत स्वर में कहा, ठीक से व्यवहार करो और ठीक से खाओ। ठीक है। सोंग याओ याओ ने मुंह बनाया और आज्ञाकारी ढंग से वापस बैठ गया। इससे पहले कि वह कुछ खा पाती, उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उस आदमी पर एक नज़र डाली। आप कहना क्या चाहते हैं? उस आदमी ने अपनी आंखें नीची कर लीं, अपने कप में चाय की पत्तियों को ऊपर से देखा और बिना सिर उठाए उससे पूछा। सोंग याओ याओ शर्मा गई। गेगे, कल रात मुझे एक सपना आया। आदमी ने अपनी सुगंधित चाय का घूंट लिया और भौहें चढ़ा दीं। ओह, मैंने सपना देखा कि तुमने मुझे चूमा। सोंग याओ याओ ने अपने गाल थपथपाए, अपना तापमान कम करने की कोशिश करते हुए। उसकी आंखों की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मुझे लगता है तुमने मेरी आंखों और होठों को चूमा। उसने अपनी आंखों और होठों की ओर इशारा करते हुए उलझन में कहा, मुझे भी लगता है कि तुमने चूमा था। हे। सोंग याओ याओ अपने ही सपने से शर्मिंदा हो गई और मूर्खतापूर्ण बात पर हंसने लगी। आहम। हुओ युंके ने शांति से अपना चाय का कप नीचे रखा और खड़ा हो गया। बच्चों को अजीब ख्याल नहीं आने चाहिए। अपनी दवा लेना याद रखना, उसने बाहर जाते हुए कहा। चाचा झांग, गाड़ी तैयार कर लो। जी श्रीमान। चाचा झांग ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। सोंग याओ याओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन ये तो बहुत वास्तविक लगा। उसने सोचा कि उसके गेगे ने वास्तव में उसे चूमा है, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ एक सपना था। सोंग याओ याओ स्पष्ट रूप से निराश था। हु निंगशी की आंखें चमक उठीं। उसने भांप लिया था कि उसके छोटे चाचा उसे छोड़कर जाना चाहते हैं और उसने अपने होंठ भींच लिए। उसकी भावनाएं उलझी हुई थीं। क्या सोंग याओ याओ ने सच कहा होगा? इसके अलावा अंकल झांग को भी कुछ पता होगा। उसने जल्दी से खाना खत्म किया। सोंग याओ याओ, जल्दी करो, तुम हमेशा बहुत धीरे रहते हो। क्या तुम कछुए हो? सोंग याओ याओ ने अपने पैर हिलाए, होंठ फुलाए और खाने पर फूंक मारी। तभी उसने धीरे से आखिरी निवाला खत्म किया। हु निंगशी, भाड़ में जाओ। हुओ मनो आज बेहद शांत था। जैसे ही वे दोनों घर से निकले, उन्होंने देखा कि हुओ क्यूई अभी भी आंगन साफ कर रही थी। चाचा झांग। हुओ निंगशी ने चाचा झांग को पुकारा जो इधर उधर टहल रहे थे। हुओ क्यों सफाई क्यों कर रही है? सहायक कहाँ हैं? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। जब हुओ निंगशी ने ये कहा तो सोंग याओ याओ को भी एहसास हुआ कि स्थिति कितनी अजीब थी। वह आंखों का दर्द कहाँ गायब हो गया? ओह, क्या तुम हुओ क्यूई की बात कर रहे हो? अंकल झांग ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा। उसने गलती की है और उसे सजा मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हुओ निंगशी ने अपने होंठ हिलाए। वह पूछना चाहता था कि हुओ क्यूई ने क्या किया था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी बात वापस ले ली। पूरे हुओ मनो का मुखिया उसका छोटा चाचा था। जब तक उसका छोटा चाचा अपना मुंह बंद रखेगा, उसे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। चाचा झांग, जियांग ताओ कहाँ है? सोंग याओ याओ कार की खिड़की से टिक गई। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे आज सुबह देखा था। जियांग ताओ आमतौर पर उसकी सेवा करने के लिए जल्दी उठ जाता था।
शुरू में वह उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह वास्तव में गायब हो गई। ओह वह, चाचा झांग ने अपनी मुस्कुराहट कम किए बिना सहजता से कहा, उसने भी गलती की है और उसे बाहर निकाल दिया गया है। उसने भी गलती की? हुओ क्यूई के साथ? सोंग याओयाओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली। बिल्कुल नहीं। क्या हुओ क्यूई जियांग ताओ को पसंद करती है? अगर ऐसा है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। कितना घटिया स्वाद है। आहम। हुओ निंगशी ने आंखें घुमाईं और सामने वाली सीट पर लात मारी। चलो चलें। अंकल झांग ने हुओ क्यूई की ओर से समझाया, जियांग ताओ ने कुछ छिपे हुए इरादे पाल लिए हैं। इसका हुओ क्यूई से कोई लेना देना नहीं है। मिस सोंग, आपको स्कूल जाना चाहिए। आपको देर हो जाएगी। बाद में उसे पता चला कि हुओ मनो में सफाई करना सबसे हल्की सजा थी। सोंग याओयाओ एक गुलाबी थमस पकड़े हुए कार के सहारे टिकी हुई थी और धीरे धीरे सो गई। चीख! अचानक कार रुक गई और ब्रेक की तेज आवाज सुनकर सोंग याओयाओ डर के मारे उछल पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका सिर आगे की ओर झुक गया। हुओ निंगशी की पलकें फड़क उठीं। उसने उसका कॉलर पीछे से पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? उसकी निगाहें ठंडी थीं और उसकी आवाज़ में गर्मजोशी का जरा भी अंश नहीं था। युवा मास्टर, किसी ने अचानक कार रोक दी। सोंग याओयाओ ने अपनी गर्दन पकड़ी और खांसने लगी। जब उसने सुना कि क्या हुआ है तो उसने ऊपर देखा। सर्दियों का दिन था। झुर्रीदार सूट पहने एक महिला अपने ठंडे और थके हुए चेहरे से उन्हें घूर रही थी। जियांग ताओ। सोंग याओयाओ ने कार की खिड़की नीचे की और कार से टिककर मुस्कुराई। पच्चापे पास आई और अंततः बाहर आकर रुक गईं। गीत याओयाओ। जियांग ताओ की आवाज़ शांत लेकिन थोड़ी गहरी थी। उसने ऊपर देखा, उसकी मुस्कान पहले जैसी ही प्यारी थी। चाचा झांग ने कहा था कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है। तो ये सच था। तुम्हें घमंड होना चाहिए, जियांग ताओ ने उपहास किया। अगर मास्टर तुम्हारी वजह से मुझे निकाल सकता है तो भविष्य में किसी और लड़की की वजह से तुम्हें भी निकाल सकता है। मैंने 15 साल की उम्र में हुओस के लिए काम करना शुरू किया था, अब तो 10 साल हो गए हैं। अब मुझे एक फ़ोन कॉल की वजह से निकाल दिया गया है। सोंग याओयाओ को यह मज़ेदार लगा। मैं इतना घमंडी क्यों हूँ? क्या ये सही नहीं है? तुमने क्या कहा? जियांग ताओ ठिठक गया और उसे घूरने लगा। सोंग याओयाओ, क्या तुम्हें पता है कि हमारे बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन जब कोई उसे देखता तो उसे समझ नहीं पाता। मैं आदेश देती हूँ और तुम मानते हो। मुझे पता है कि तुम गेगे को पसंद करते हो। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे पता चल गया था, लेकिन तो क्या? गेगे को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। जियांग ताओ कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थी, लेकिन जब बात प्यार की आई तो वह रास्ते में रुकावटों का सामना करने लगी। जब आप ये जानते हैं तो फिर आप मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? मुझे तुम्हारा रूप पसंद नहीं है। सोंग याओयाओ ने आलस से अपने पैर हिलाए और सिर घुमाया। क्या मुझे किसी से नफरत करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत है? वह पूरे समय बिना किसी दुश्मनी के मीठी मुस्कान देती रही, लेकिन उसने जियांग ताओ को ऐसे देखा जैसे वह किसी चींटी को देख रही हो। क्या कोई देवता एक चींटी पर ध्यान देने के लिए अपना सिर नीचे झुकाएगा? हुओ निंगशी को भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। क्या ये वही लड़की थी जो उसके छोटे चाचा के सामने प्यारी और मासूम लग रही थी? जियांग ताओ आत्मा उपहास में हंसा, तो तुम्हें मुझमें कभी दिलचस्पी नहीं थी? ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। सोंग याओयाओ की घुंघराले पलकें कीड़ों के पंखों की तरह हल्के से फड़फड़ा रही थीं। क्या गेगे ने तुम्हें पहले कभी गले लगाया है? क्या उसने कभी तुम्हारे लिए नियम तोड़े हैं? क्या तुम उसके बिस्तर पर सोई हो? नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों एक जैसे कैसे हैं? सोंग याओयाओ के सवाल जियांग ताओ के दिल में चाकू घोंपने जैसे थे। हाँ, सोंग याओयाओ के जीवन में आने से पहले हुओ युंके की नज़र में महिलाएं कुछ भी नहीं थीं। लेकिन उसके प्रकट होने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। सोंग याओयाओ ने केवल इसलिए उसकी रुचि आकर्षित की क्योंकि वह विशेष थी। चलो चलें, हमें देर हो गई है। सोंग याओयाओ ने जम्हाई ली, अगर वह रास्ते में खड़ी रही तो उसे कुचल दो। उसकी आवाज़ शांत और उदासीन थी। हुओ परिवार के ड्राइवर के पास बहुत अनुभव था। जब उसने सोंग याओयाओ का आदेश सुना तो उसने अपना सिर हिलाया, इग्निशन चालू किया और कार स्टार्ट कर दी। इस बार जियांग ताओ बीच में नहीं आया। वह बुद्धिमान थी, लेकिन वह प्रेम में अंधी हो गई थी। उसे वास्तव में एक हास्यास्पद गलतफहमी थी कि सोंग याओयाओ के बिना वह हुओ युंके के साथ एक मौका पा सकती थी। लेकिन वह भूल गई कि हुओ निंगशी के पिता के निधन के बाद उसे घर के सामने जाने की अनुमति नहीं थी। वह इस बार केवल इसलिए हवेली में लौटी क्योंकि उसे अपनी प्रिय स्त्री की देखभाल के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश उसे यह बात समझने में बहुत देर हो चुकी थी। अब से उसके लिए उस आदमी को दोबारा देखना बहुत मुश्किल होगा। ... याओयाओ यहाँ है, याओयाओ यहाँ है, याओयाओ सुप्रभात। कल रात तुमने अच्छी तरह आराम किया। कल तुम बहुत मस्त थे।
मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लाया था, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? सोंग याओयाओ ने कक्षा में प्रवेश करते ही उत्साह महसूस किया। एक क्षण के सदमे के बाद उसके गाल लाल हो गए। धन्यवाद, मैं पहले ही खा चुकी हूँ, उसने अपना बैग पकड़े हुए धीरे से मना कर दिया। मेरे पास थोड़ी चॉकलेट है, मेरे पिताजी ने इसे खास तौर पर मेरे लिए खरीदा था जब वे विदेश में बिजनेस ट्रिप पर थे। याओयाओ, तुम इसे ले सकती हो। क्या आप केक चाहते हैं? वह जहां भी जाती, कोई न कोई उसकी बाहों में कुछ न कुछ ठूंस देता। जब वह अपनी मेज पर पहुंची तो उसकी बाहें पूरी तरह भर चुकी थीं और केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। तांग शिनरू पास आए। ये नज़ारा देखकर वह जोर से हंस पड़ी। अरे, क्या कर रही हो प्रीशियस? उसने सोंग याओयाओ के सिर पर हाथ फेरा और विचार करते हुए उसके हाथों से सामान छीन लिया ताकि वह आखिरकार सांस ले सके। उसने जीभ बाहर निकाली। सब बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। सोंग याओयाओ को ये बात समझ में नहीं आई। जूयू ने दुखी होकर अपनी आंखें घुमाईं और दांत पीसते हुए कहा, सिम्स। उसके बगल में बैठी लड़कियां अजीब स्थिति में थीं। उन्हें सोंग याओयाओ से कोई शिकायत नहीं थी। जूयू ही थी जो सोंग याओयाओ को निशाना बना रही थी क्योंकि वह सोंग जिंगवान की अच्छी दोस्त थी। लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। जब उन्होंने अपने माता पिता द्वारा दी गई डांट और सोंग याओयाओ के साथ मिलकर रहने के उनके आदेशों के बारे में सोचा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और निर्णय लिया। उन्होंने अपने बैग से कुछ उपहार बॉक्स निकाले। जूयू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सोंग याओयाओ के पास चली गईं। सोंग याओयाओ। जैसे ही सोंग याओयाओ अपना सारा सामान कहाँ रखे इस बारे में सोच रही थी, तभी उसके सामने कुछ और गिफ्ट बॉक्स आ गए। उसने उन लड़कियों की तरफ देखा जो आमतौर पर जूयू के पीछे पीछे घूमती रहती थीं और सावधानी से पूछा, अंदर क्या है? यह कोई बम तो नहीं होगा, है ना? पफ। तांग शिनरू हंसते हंसते बेहोश हो गई। नहीं, हम भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये सही है सोंग याओयाओ, चलो हाथ मिलाते हैं और एक समझौता करते हैं। तो कृपया हमारा उपहार स्वीकार करें। पांचों लड़कियों ने अपने उपहार दोनों हाथों में लिए और उन्हें सोंग याओयाओ को सौंप दिया। लेकिन सोंग याओयाओ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उसने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? उसने अपनी मुट्ठियां रगड़ीं। वे अभी भी थोड़ी सूजी हुई थीं। तांग शिनरू, मुझे मत बताओ कि किसी ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम आकर हमारा सौदा बर्बाद करो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम गंभीर हैं। उनकी आंखें ईमानदारी से भरी थीं और वे रोने वाले थे। कल आपकी मदद न कर पाने के लिए हमें खेद है, लेकिन यदि ऐसा दोबारा हो तो कृपया हमें कॉल करने में संकोच न करें। जूयू, अरे बेवकूफ़, क्या तुम्हें लड़ाई झगड़े की लत है? उस समय किसी को भी ये पता नहीं था कि तीसरी कक्षा आसपास के सभी स्कूलों में प्रसिद्ध हो जाएगी। और उनकी एकता का स्तर चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि गैंगस्टर भी तीसरे वर्ग का पीछा करते थे। यदि तीसरी श्रेणी के किसी व्यक्ति को चोट लग जाती तो पूरी भीड़ आकर्षित हो जाती। ठीक है, आपके उपहार के लिए धन्यवाद। शुरू में तो उसकी मेज़ भरी हुई थी, लेकिन अब कोई जगह नहीं बची थी। तांग शिनरू ने चेतावनी दी, मुझे यकीन है कि आप परेशानी पैदा करने के परिणामों को जानते हैं, है ना? सोंग याओयाओ को उनके उपहार स्वीकार करते देखकर लड़कियों ने तुरंत सिर हिलाया और निश्चिंत हो गईं। फिर वे मुड़कर अपनी सीटों पर लौट गईं। सोंग याओयाओ के होंठ खुशी से ऊपर की ओर मुड़ गए। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। यह एक संदेश था। वह जल्दी से कक्षा के सामने पहुंची और चॉकबोर्ड पर दस्तक दी। शोरगुल से भरी कक्षा में तुरंत सन्नाटा छा गया। आप सभी के उपहारों के लिए धन्यवाद देने के लिए मैंने बदले में कुछ तैयार किया है। वाह, हर कोई उत्सुक और उत्साहित था। उसने ताली बजाई और कुछ युवा पुरुषों का समूह पुस्तकों का ढेर लेकर अंदर आया। तांग शिनरू की निगाहें अचानक धुंधली पड़ गईं। लड़की ने गर्व से पाठ्य पुस्तकों पर थपथपाया। एक अच्छा पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए एक जैसे शिक्षण संसाधनों का साझा होना जरूरी है। इस बार मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है और मैं आप सभी को मुफ्त में पढ़ाई का मौका दे रही हूँ। सब लोग। नहीं, जब ये शब्द अकेले होते हैं तो मैं इन्हें पहचान लेता हूँ, लेकिन इन्हें एक साथ सुनने पर मुझे चक्कर आने लगता है। आइए अपना उपहार लेने के लिए लाइन में लग जाए। आप सभी को एक एक उपहार मिलेगा, इसलिए जोर जबरदस्ती मत कीजिए। कोई हलचल नहीं हुई। सोंग याओयाओ रुक गया। उसने अपनी गहरी आंखों से कमरे में चारों ओर देखा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुम कल हुए सौदे को भूल गए हो? सब चुप हो गए। सोंग याओयाओ चाक के टुकड़े से खेलते हुए धीरे से बोली, मैं पहले कभी नहीं हारी। आज भी कुछ अलग नहीं होगा। अगर तुम मानती हो कि तुम बेकार हो तो पहली कक्षा में जाकर माफ़ी मांगो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी हथेलियां फैला दीं। उसके हाथों में चाक चूर्ण चूर्ण हो चुका था। यदि आप और अधिक मेहनत करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और अपनी पुस्तक ले सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी ने आखिरकार उनसे पूछा कि वे किस बात को लेकर उत्सुक थे। हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन हमारा बुनियादी ज्ञान बहुत कमज़ोर है।
हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? लड़की मुस्कुराए। इसकी चिंता हमें करनी है, तुम्हें नहीं। क्या तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रही थी जब मैंने कहा था कि मैं तुम सबको पढ़ाऊंगी? पहली पंक्ति से शुरू करके तुम सब ऊपर आकर अपनी किताबें ले सकते हो। किताबें बांटते समय उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसकी आवाज़ कोमल और मुलायम बनी रही। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। इन सरल शब्दों ने उनके चिंतित हृदय को सांत्वना दी। आज धूप वाला दिन दुर्लभ था। आसमान, जो कुछ देर से अंधेरा था, आखिरकार उजाला हो रहा था। लड़की छोटी थी और उसके नाजुक चेहरे पर थोड़ी सी चर्बी थी। सूर्य की तरह लोग उसका अनुसरण करना चाहते थे। इसके अलावा उसे अहंकारी और अधिकार जताने का अधिकार था, लेकिन वह बहुत गर्मजोशी से भरी भी हो सकती थी। कक्षा 3-1। सोंग जिंगवान चुपचाप देखता रहा जब एनफेन अपना सामान पैक कर रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिए। क्या तुम सचमुच तीसरी क्लास में जा रहे हो? ये सुनकर जो लड़का अपनी किताबें समेटने के लिए नीचे देख रहा था, उसने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने इस बारे में बहुत सोच लिया है। शायद मैं पहली कक्षा के लिए उतना उपयुक्त नहीं हूँ। सबके नंबर बहुत अच्छे हैं। मैं तो बस तुम सबको नीचे गिराने आया हूँ। बेहतर होगा कि मैं तीसरी कक्षा में जाकर उनके साथ कड़ी मेहनत करूँ। उसकी आवाज़ कोमल थी और उसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे। हालांकि उसका पहनावा साधारण था, वह समझदार और साफ सुथरा लग रहा था। जैसे ही प्रकाश उसके काले काले बालों पर पड़ा, सोंग जिंगवान को पहली बार एहसास हुआ कि वह उतना साधारण नहीं दिख रहा था जितना उसने सोचा था। उस दिन की घटना की बात स्कूल में फैल गई थी। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। सोंग जिंगवान ने उसकी किताब पर हाथ रखा। तीसरी कक्षा खराब ग्रेड के लिए मशहूर है। अगर तुम वहां गए तो तुम पर असर पड़ेगा। तुम ये सोचते हो क्या? एनफेरान ने अपनी किताबें पैक करना समाप्त किया, अपना बैग उठाया और अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए मुस्कुराया। माफ़ करना, जिंगवान, लेकिन मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हो सकता। शायद मेरी नज़र में ग्रेड सिर्फ ग्रेड होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि तीसरी कक्षा वाकई एकजुट है। वे ऐसे दोस्त थे जिनके बारे में वह हमेशा से सपना देखता था। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने से लेकर अब तक ऐसा नहीं हो पाया था। अब क्या होगा? एनफेरान प्रत्याशा से भरा हुआ था। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो। शुभकामनाएं। सोंग जिंगवान ने नीचे देखा, लापरवाही से अपनी पाठ्यपुस्तक खोली और ठंडी आवाज में बोली, सच कहूं तो क्लास प्रेसिडेंट भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें तो कृतज्ञता जताना ही नहीं आता। तो फिर यहाँ से चले जाओ। फिर कभी अपना चेहरा हमारे सामने मत दिखाना, वरना हम जब भी तुम्हें देखेंगे मारेंगे। एनफेरान ने मानो ये बात सुनी ही नहीं। उसने उस कक्षा पर एक आखिरी नज़र डाली जिसमें वह पिछले 6 महीनों से था। आखिरकार उसकी नज़र सोंग जिंगवान पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, जिंगवान, अलविदा। फिर वह बिना किसी अफसोस के पीछे मुड़ गया। तीसरी कक्षा के सभी बच्चों को 5/3 वाली पाठ्यपुस्तक मिली। कक्षा का माहौल तुरंत ही उदास हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। आखिरकार 5/3 पाठ्यपुस्तक काफ़ी महंगी थी। उसी समय वांग जोंगयुन एक लड़के के साथ वहां पहुंचा। लड़के के चेहरे पर कुछ चोटें थीं। वह शांत स्वभाव का था और अपना बैग पकड़े पीछे पीछे चल रहा था। वांग जोंगयुन कक्षा में सबसे आगे खड़ा हो गया। सब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी नई सहपाठी एनफेरान से मिलवाता हूँ। सभी को नमस्कार, मैं अनफेरन हूँ। अनफेरन ने घबराकर झुककर कहा, मैं आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हूँ। उसका चेहरा बिल्कुल पहचाना जा सकता था। अगर किसी को प्रोसोपेग्नोसिया एक नहीं था तो वे उसे याद रख सकते थे। तो किसी ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया। ये पहली कक्षा का वह बदमाश है। आप तीसरी कक्षा में क्यों आए? क्या आप जासूस हैं? जब सबको उस पर शक होने लगा तो एनफेन शर्मा गया। उसने बेचैनी से हाथ हिलाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र मांगा था। मुझे लगा कि आप सब अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। छी, वापस जाओ। क्या तुम सोचते हो कि हम कचरा इकट्ठा करने वाले हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमें प्रथम श्रेणी से दुश्मनी है? अरे, वांग जोंगयुन ने उन्हें घूरा। तुम बच्चे ऐसा कैसे कह सकते हो? एनफेरान बेबस था। निराश होने के साथ साथ उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। क्या उसने चीन वापस आकर वाकई सही फैसला किया था? तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। आज मेरे पास पर्याप्त उपहार नहीं है। मैं कल तुम्हारे लिए एक उपहार लाऊंगा। तुम। एनफेन ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उनमें तारे भरे हों। मेरा नाम सोंग याओयाओ है। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। सोंग याओयाओ की आवाज़ कोमल और बहुत दोस्ताना थी। एनफेरान ने उसकी तरफ देखा और शर्मा गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने हाथ अपनी पैंट पर पोंछे। उसका शरीर इतना गर्म था कि उसे पसीना आ रहा था, हालांकि सर्दी का मौसम था। उसने उस गोरे और मुलायम हाथ को देखा और उससे हाथ मिलाने का मन किया।
इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपका स्वागत है, एक धीमी और कर्कश आवाज ने थके हुए स्वर में कहा। एनफेरान चौंक गया। उसका हाथ जो हिला था वह सख्त और खुरदुरा था। वह सोंग याओयाओ के हाथ से बिल्कुल अलग था। उसने नजरें उठाईं। उसके सामने बैठे लड़के ने अपनी भौहें उठाईं। उसने अपनी जीभ गाल के अंदर दबाए और मुस्कुराया। थैंक यू। उस दिन उसने देखा था कि यह बदमाश कितना खूंखार था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सावधानी से अपना हाथ पकड़ा और हिलाया। मुझे स्वीकार करने के लिए शुक्रिया शेनजून, इदी। उसने झुंझलाहट में एनफेरान का हाथ झटक दिया और अपनी पैंट पर हाथ पोंछे। ऐसा मत कहो कि हम डेट कर रहे हैं। बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। अगर तुमने कोई परेशानी खड़ी की तो तुम मर जाओगे, समझे? वांग जोंगयुन ने आंखें घुमाईं। शेनशुन, अपने सहपाठी को धमकी मत दो। शेनशुन ने अपने कान खोदे और समझ गया कि क्या हो रहा है। सर, आप यहाँ हैं। वांग जोंगयुन, क्या उसे अपने अस्तित्व का इतना बुरा एहसास था? छोटा बदमाश। कोई बात नहीं सर। सहपाठी शेन बस थोड़ा उग्र लग रहा है, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। एनफेन ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। वांग जोंगयुन ने अपना सिर हिलाया। इन सभी बच्चों की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके बगल में जो व्यक्ति था, जो ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं लग रहा था, वह वास्तव में एन कॉर्पोरेशन का एकमात्र उत्तराधिकारी था। छी, यदि प्रिंसिपल ने उसे खरी खोटी न सुनाई होती तो उसे इस बारे में कभी पता न चलता। अब भी ज्यादातर लोगों को एनफेन की पहचान के बारे में पता नहीं था। इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। एनफेरन ने सोंग याओयाओ के पास एक जगह पर नजर डाली और पाया कि वह पहले से ही लोगों से घिरी हुई थी। सब उसे घूर रहे थे और एनफेरन को थोड़ी दुश्मनी का एहसास हुआ। उसने अपना सिर छुआ और पहली पंक्ति में बैठ गया। कक्षा की बड़ी बहन के रूप में सोंग याओयाओ ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए थे, इसलिए सभी के पास अपने नए सहपाठी को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग जोंगयुन ने अपना गला साफ किया। मुझे तुम्हारी प्रथम श्रेणी वाली शर्त के बारे में पता है। मुझे खुशी है कि तुम में ये दृढ़ निश्चय है, लेकिन जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो, परिणाम मायने नहीं रखते। अब बात पलटते हैं। तभी उसने देखा कि छात्र या तो सो रहे थे या गेम खेल रहे थे। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सर, सब थोड़े हतोत्साहित लग रहे हैं। क्यों ना हम क्लासमेट शेन से परफॉर्म करवाएं और सबको जगा दें? लड़की की आवाज़ धीमी थी और इसने वांग जोंगयुन को आश्चर्यचकित कर दिया। शेनशुन शरारत से खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों को चटकाया। उसकी गहरी निगाहें कमरे में घूम रही थीं और उसकी आवाज़ गहरी थी, पहले कौन? सरसराहट सरसराहट सरसराहट। लगभग तुरंत ही वांग जोंगयुन ने पुनः कक्षा की ओर देखा और पाया कि सभी लोग सीधे बैठे हुए थे और उसे घूर रहे थे। वांग जोंगयुन इन बच्चों को सीनियर हाई स्कूल के पहले साल से ही पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने पहली बार उन्हें पढ़ाई के प्रति इतना जुनूनी देखा था। वह अचानक इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखें नम हो गईं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सब अच्छे बच्चे हो। हे, हमें यकीन नहीं है कि हम अच्छे बच्चे हैं या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि भाई जुन और याओयाओ की मुट्ठियां सचमुच सख्त हैं। कक्षा समाप्त होने के बाद एनफेरान सोंग याओयाओ की मेज पर दौड़ा। अनुवादक युनई। अरे, लगता है नए छात्र को हमारी याओयाओ बहुत पसंद है, तांग शिनरू ने मेज पर झुकते हुए चिढ़ाते हुए कहा। वरना क्लास खत्म होते ही वो यहाँ क्यों आता? तांग शिनरू गंभीर हो गई। उसका खूबसूरत और आकर्षक चेहरा मुस्कुराया और उसने एनफेरन को एक नज़र देखा, जिससे वह तुरंत शर्मा गया। उसने अपना मुंह खोला और असहाय होकर बताया, नहीं, मुझे वह पसंद नहीं है। ओह, तो क्या तुम्हें वह नापसंद है? तांग शिनरू ने अपनी हंसी रोक ली क्योंकि उसके कंधे हिल रहे थे। नहीं, मैं राओरू, तुम बहुत मतलबी हो। सोंग याओयाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। दबाव से एनफेरान लगभग रो पड़ी। मुझे सोंग याओयाओ बहुत पसंद है, लेकिन उस तरह की नहीं। मैं बस उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। जितना ज्यादा वह समझाने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा घबरा जाता। तांग शिनरू हंसी के मारे सोंग याओयाओ की बाहों में गिरने से खुद को नहीं रोक पाए। देखते ही देखते उसकी सम्मानजनक छवि खत्म हो गई। हे भगवान, ये बेवकूफ़ कितना भोला है। हा, कितना मज़ा है। वह सोंग याओयाओ की बाहों में खुलकर हंस रही थी। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा सुंदर था। एनफेरान झींगे की तरह शर्मा गया। सोंग याओयाओ ने चेतावनी दी, यदि आप हंसते रहेंगे तो वह रोने लगेगा। तांग शिनरू ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए और आंखों में आंसू लिए बैठ गई। वैसे क्या कोई बात है? सोंग याओयाओ ने उत्सुकता से अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े शर्मीले लड़के की ओर देखा। एनफेन ने होंठ चाटे और एक चेक निकाला। कल आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अगर आप न होते तो मुझे बहुत बुरी तरह पीटा जाता। मेरे पिता ने मुझे ये तोहफा आपको देने के लिए कहा था। एक बात समझाने के लिए शुक्रिया। क्या? सोंग याओयाओ उलझन में था।
उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसने क्या किया है। मुझे ये समझाने में मदद करने के लिए शुक्रिया कि नर्म स्वभाव का कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोई आपको धमकाए तो बेरहमी से पलटवार करना चाहिए। उसने सीना तानते हुए गर्व से जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सब लोग, तो ये बच्चा कोई पहली क्लास का जासूस नहीं था। वो तो एक फैनबॉय था जो अपने आदर्श का पीछा करने आया था। सॉन्ग याओ याओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी किसी को मारना नहीं सिखाया। पफ्फ। जैसे ही तांग शिनरू ने अपने आंसू पोंछे, इन शब्दों से वह फिर से हंस पड़ी। हा हा हा, हे भगवान, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रत्न कहाँ से आया? याओ याओ, तुमने किसी तरह अपने लिए एक और फैनबॉय पा लिया। उसका अच्छे से पालन पोषण करो। शायद अगली बार लड़ते समय तुम्हें एक भी मांसपेशी हिलाने की जरूरत ना पड़े। हंसते हुए उसने एनफेन का चेक लेने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले तो वह बस उत्सुक थी, लेकिन जब उसने रकम देखी तो उसका गला रुंध गया। वाह, एक 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 एक, उसके आंसू बह निकले और गाल लाल हो गए। एनफेरान ने मासूमियत से उसकी ओर देखा और चिंतित भाव से पूछा, सहपाठी, क्या तुम ठीक हो? तांग शिनरू ने उसे घूर कर देखा। तुम क्या सोचते हो? खांसी खांसी। एनफेरान को दुख हुआ। सहपाठी सोंग, यह मेरे पिताजी की ओर से है। ये सिर्फ 1 करोड़ युआन है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि यह रकम बहुत कम है, उसने समझाया। टकराना। उनके पीछे एक बेंच गिरने की आवाज आई। सोंग याओयाओ ने अपने हाथ रगड़े और आत्मसंतुष्ट होकर नीचे देखा, जैसे उसने गंभीर चेहरा बनाए रखने की कोशिश की हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलते हुए उसने तांग शिनरू के हाथों से चेक लिया, उसे सावधानीपूर्वक अपनी पाठ्यपुस्तक के अंदर डाल दिया और उसे चिकना कर दिया। फिर उसने नज़रें घुमाकर एनफेरान की तरफ देखा। चाचा को शुक्रिया कहने में मेरी मदद करो। उन्हें बता दो कि अब से उनका बेटा मेरी हिफाजत में रहेगा। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। हाँ, एनफेन ने आंखें घुमाकर आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अब से मुझे तुम पर ही निर्भर रहना होगा, क्लासमेट सोंग। भरा हुआ बटुआ पाकर सोंग याओयाओ बहुत अच्छे मूड में थी। उसने एनफेरान के कंधे पर थपथपाया और मीठी और कोमल आवाज में कहा, कोई बात नहीं। स्कूल की घंटी बजी। तांग शिनरू ने मजे में सोंग याओयाओ के सिर पर थपथपाया। प्रीशियस, क्या तुम इतनी गरीब हो? तुम्हें पैसों की इतनी पड़ी है? ये सिर्फ पैसा नहीं है, सोंग याओयाओ ने चेक थपथपाया, ये सुरक्षा की भावना है। इस दुनिया में पैसा होने से अधिक सुरक्षित कुछ भी नहीं लगता। शेनशुन आज खास तौर पर शांत था। वह बिना कुछ बोले पूरे समय अपनी मेज पर लेटा सोता रहा। तांग शिनरू खड़ी हुई और सोंग याओयाओ का थमस पकड़ लिया। याओयाओ, मैं तुम्हारा थमस अपने साथ ले जाऊंगा। मैं थोड़ा गर्म पानी ला रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी पानी भर दूंगा। धन्यवाद राव र। सोंग याओयाओ ने धीरे से धन्यवाद कहा क्योंकि उसके गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे। मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तांग शिनरू ने बाहर जाते हुए कहा। तभी हान जून ने उसे वापस बुलाया। तांग शिनरू, मेरे लिए भी एक कप ले आओ। आपकी इच्छा, तांग शिनरू ने बिना पीछे मुड़े कहा। हान जून, क्यों? हम सब सहपाठी हैं, पक्षपात करना अच्छा नहीं है। ये सुनकर तांग शिनरू ने व्यंग्य किया, तो जब तुम याओयाओ जितनी प्यारी हो जाओगी तब मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाऊंगी। उसके बाद उसने उसे अनदेखा कर दिया और चली गई। हान जून के पास इसे स्वयं प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाईजुन, क्या आप चाहते हैं? भाड़ में जाओ। लड़के की आवाज कर्कश, क्रोधी, धीमी और दुखी थी। कक्षा में सन्नाटा था। सभी को लग रहा था कि उसका मूड खराब है। शेन जून। अचानक उसकी मेज पर दस्तक हुई और एक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी। हो। शेन जुन ने अपनी आंखें उठाईं और डेस्क पर लेटे हुए ही उसकी ओर देखा। एक उपहार। उसके सामने एक नीला गेमिंग कंसोल रखा गया था। ये वही मॉडल था जो सोंग याओयाओ के पास था। शेनशुन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने हाथ बढ़ाया और रुक गया। इस बार तुम मुझे अभ्यास के प्रश्न नहीं दे रहे हो। क्या आपको अभ्यास प्रश्न पसंद हैं? तो अगली बार। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, शेनशुन ने डरते हुए कहा। तुम्हारे लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सच है, सोंग याओयाओ ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने हान जून और तांग शिनरू के सामने 2 और गेमिंग कंसोल रख दिए। जब शेनशुन ने ये देखा तो उसने अपने होंठ भींच लिए और जोर से हंसने लगा। ये वास्तव में सोंग याओयाओ था, हमेशा निष्पक्ष रहना। वैसे, क्या दादाजी शेन ठीक हैं? सोंग याओयाओ को अचानक याद आया और उसने अपना सिर झुकाकर पूछा। शेनशुन की नज़रें गहरी हो गईं और उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। बहुत अच्छा। ये तुम्हारे लिए है। ये दादाजी शेन के दर्द को कुछ समय के लिए कम कर सकता है। सोंग याओयाओ ने अपनी नोटबुक खोली, एक पन्ना फाड़ा और शेनशुन को दे दिया। उस पर औषधीय जड़ी बूटियों की एक सूची और उनकी कुछ मात्राएं लिखी थीं। अगर उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो वे इसे किसी पेशेवर डॉक्टर को दिखाकर यह पुष्टि कर सकते हैं कि यह ठीक है या नहीं।
शेन जुन ने जब कागज स्वीकार किया तो वह दंग रह गया। अचानक उसके दिल में गर्माहट सी छा गई। सोंग याओयाओ शेन परिवार की स्थिति के बारे में ज़रूर जानती थी और जानती थी कि अगर उसने उसके दादा का इलाज नहीं किया या कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, फिर भी उसने ऐसा करने का फैसला किया। गीत याओयाओ, उसने गहरी सांस ली और लड़की की आंखों में देखते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, माफ़ करना, ये सामान्य है, सोंग याओयाओ ने शांति से कहा और एक ऐसी परिपक्वता के भाव के साथ मुड़ी जो उसके रूप रंग से मेल नहीं खा रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। जब बात परिवार की आती थी तो सावधानी बरतना स्वाभाविक था। उसकी दवा बहुत हल्की थी। ये राहत के लिए तो काफ़ी थी, लेकिन किसी को पूरी तरह ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं थी। सोंग याओयाओ ने बस वही किया जो वह चाहती थी और बाकी सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। दोपहर के भोजन के समय सोंग याओयाओ ने अपना थमस पकड़ रखा था और अपनी गर्दन कॉलम में सिकोड़कर ऊपर की ओर चल पड़ी। वह गलती से किसी से टकरा गई और थोड़ा लड़खड़ा गई। इस बार उसने अनुभव से सीखा और रेलिंग पकड़ ली। छात्र, क्या तुम मुआवजा पाने के लिए नाटक कर रहे हो? युवक की आवाज में मनोरंजन का भाव था, लेकिन उसका लहजा सभ्य नहीं लग रहा था। सोंग याओयाओ ने आश्चर्य से ऊपर देखा। आप? उसके होंठ आश्चर्य से खुल गए। क्या यह उस तस्वीर वाला आदमी नहीं था? यह मेन किकी का आदर्श और उसके शरीर के असली मालिक का सपनों का आदमी था। ओह, यह मेरा फैन है। क्या आप ऑटोग्राफ चाहते हैं? लुओ जिंगुआंग ने अपनी बाहें उठाईं और लड़की को दिलचस्पी से देखा। वह ज़्यादा लंबी नहीं थी और दिखने में जवान लगती थी। यदि कोई यह भी कहता कि वह जूनियर हाई स्कूल की छात्रा है तो वह बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास कर लेता। मैं आपका प्रशंसक नहीं हूँ। सोंग याओयाओ ने अपना थमस पकड़ लिया और एक तरफ हट गई, इस उम्मीद में कि वह उस युवक के चारों ओर घूम सकेगी। अचानक किसी ने उसका कॉलर पीछे से पकड़ लिया। युवक ने मुस्कुराते हुए उसे थाम लिया। छात्र, झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। मैंने नहीं किया। उसने अपने गाल फुला लिए। यह आदमी बहुत आत्ममुग्ध था। उसने तय कर लिया कि अब कभी उससे जुड़ा कोई भी रीचिंग का काम स्वीकार नहीं करेगी। वह बस बदसूरत ही रहेगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। इस स्कूल का कोई मुझे कैसे पसंद नहीं कर सकता। लुओ जिंगुआंग आगे झुका और आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम शर्मीले हो? कोई बात नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। उस आदमी का सुंदर चेहरा उसके सामने बड़ा हो गया। सोंग याओयाओ की आंखें फड़क उठीं और उसने सहज ही उसकी ओर एक मुक्का मारा। मैं? इससे पहले कि कोई अपशब्द कहे, अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। आह, हे भगवान! लुओ जिंगुआंग, ये लुओ जिंगुआंग है। कहाँ कहाँ? ओह, लुओ जिंगुआंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लुओ जिंगुआंग के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसने अपना चेहरा ढांक लिया, मुड़ा और भागने लगा। बेशक, उसने सोंग याओयाओ को भी पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। बेचारी सोंग याओयाओ, अपनी छोटी टांगों की वजह से वह मानो पतंग की डोर से बंधी हुई थी। और डोर के दूसरे सिरे पर लुओ जिंगुआंग था। लुओ जिंगुआंग वहाँ है। जल्दी करो, उसका पीछा करो। अरे, क्या ये लोग पागल हैं? लुओ जिंगुआंग गुस्से से भागा। जैसे ही वह एक खाली कक्षा के पास से गुजरा, उसने अचानक सोंग याओयाओ को अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी समय लड़कियों का एक समूह भूकंप की तरह वहां से गुजरा। खांसी, खांसी, खांसी। हम। सोंग याओयाओ के गाल थकावट से लाल हो गए थे और उसकी सांसें अस्थिर थीं। चुप रहो, छोटे बदमाश। लुओ जिंगुआंग का चेहरा बेहद दर्द से भरा था। जैसे ही उसने उसका मुंह ढका, वह दर्द से कराह उठा। कौन जानता था कि इस छोटी सी बच्ची में इतनी ताकत होगी। उसने अपने एक लंबे पैर को उठाया और उसे दीवार पर दबा दिया, जिससे सोंग याओयाओ वहीं फंस गया। अपनी तर्जनी उंगली होठों पर रखते हुए उसने कहा, अगर तुम चिल्लाओगी नहीं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है। सोंग याओयाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उसकी पलकें नम थीं। लुओ जिंगुआंग ने यह सोचकर अपनी सतर्कता कम कर दी कि सोंग याओयाओ सहमत हो गया है। कौन जानता था, सोंग याओयाओ को सबसे ज्यादा धमकी से नफरत थी। ऊपर से पिछले जन्म में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उसे व्यायाम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने से नफरत थी। उसने सांस लेने के लिए अपनी छाती थपथपाई। इस बीच लुओ जिंगुआंग ने अपना गाल रगड़ा। बेटे, क्या तुम्हें पता है कि मेरे चेहरे की कीमत कितनी है? अगर तुम इसे खराब करोगे तो मेरे काम पर असर पड़ेगा। क्या तुम मुझे मुआवजा दोगे? सोंग याओयाओ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। फिर उसने अपने होंठ चाटे और धीरे से पूछा, एक मुक्का मारने में कितना खर्चा आता है? वो। लुओ जिंगुआंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, यह मानते हुए कि उसने सोंग याओयाओ को डराने में कामयाबी हासिल कर ली है। उसने आत्मसंतुष्ट होकर अपनी बाहें ऊपर उठाईं। मुझे लगता है कि कुछ दसियों हजार। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि सोंग याओयाओ अपने हाथ को कपड़े के टुकड़े से लपेट रही थी। लुओ जिंगुआंग दंग रह गया। तुम क्या कर रहे हो?
इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक मुक्का उसके पेट पर लगा। लुओ जिंगुआंग को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, वह पीछे हट गया और उसके पेट में दर्द होने लगा। सोंग याओयाओ ने अपनी कलाई घुमाई और लुओ जिंगुआंग की तरफ प्यार से मुस्कुराए। अगर तुम्हारे चेहरे की कीमत है तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर न मारूं तो ये सस्ता पड़ेगा? लुओ जिंगुआंग, वह लड़की को घूरता रहा जैसे वह उसके पास आ रही हो। न जाने क्यों, उसकी मौजूदगी से वह थोड़ा डरा हुआ था। मेरे पास मत आओ। ओह बाम, थप्पड़। एक हाथ से सोंग याओयाओ ने उस लड़के को, जो उससे बहुत लंबा था, कक्षा के कोने पर दबा दिया और उसकी खूब पिटाई की। लेकिन उसका सुंदर चेहरा पहले जैसा ही सुंदर बना रहा। लुओ जिंगुआंग अपना पेट पकड़े हुए बिना आंसू बहाए रो पड़ा। बेवकूफ, क्या तुम्हें हिंसा की लत है? उसे बस यही लगा कि वो मजाकिया है और उसने उसे थोड़ा चिढ़ाया। क्या उसे उसके साथ इतना बेरहम होना चाहिए? उसके कौशल के अनुसार वह कम से कम ब्लैक बेल्ट तो थी ही। क्या सभी लड़कियां इतनी क्रूर होती हैं? माफ करना। सोंग याओयाओ ने कपड़ा नीचे फेंका जिससे उसका सही सलामत हाथ दिखाई दिया। उसका खुश चेहरा खिल उठा। यह एक पैकेज डील है। लुओ जिंगुआंग, अरे ये क्या बकवास है? मैं कक्षा 3-3 से हूँ। मेरा नाम सोंग याओयाओ है। अगर आपको मुआवजा चाहिए तो आप मुझे तीसरी कक्षा में पा सकते हैं। मैंने गिनती रखी, कुल 67 हिट। मुझे बहुत मज़ा आया। लड़की उसके सामने झुकी और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। अगर तुमने मुझे फिर उकसाया तो मैं तुम्हारे लिए मौत का पैकेज तैयार कर दूंगी। लुओ जिंगुआंग कांप उठा। सोंग याओयाओ, क्या वो था? मैं तुम्हें याद रखूंगा। उसने अपने पिछले दांत पीस लिए और पेट सहलाते हुए खड़ा हो गया। तब तक सोंग याओयाओ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था। उसकी बात सुनकर वह पलटी और मुस्कुरा दी। ओह याद है, ये याओ है यानी याओ पतला। फिर मिलेंगे। जाने से पहले वह अपना थमस लेना नहीं भूली। अंकल झांग ने उसके लिए ये थमस तैयार किया था। ये गुलाबी रंग का था और उसे बहुत पसंद आया। इमारत का चक्कर लगाने के बाद फैंगल्स को लुओ जिंगुआंग नहीं मिला, इसलिए वे दुखी होकर अपनी कक्षाओं में लौट गईं। जब सोंग याओयाओ ने ये देखा तो उसने अचानक पूछा, क्या आप लुओ जिंगुआंग को ढूंढ रहे हैं? क्या तुमने उसे देखा? उसके बगल में बैठी लड़की अपनी आंखें लक्ष्य पर टिकाने के लिए तैयार थी जैसे ही उनकी आंखें चमक उठीं। मैंने अभी उसे उस कक्षा में भागते हुए देखा। देखो, क्या तुम उसे देख रहे हो? वह हंसते हुए इशारा कर रही थी और लड़कियों को उसी दिशा में भागते हुए देख रही थी जिस ओर वह इशारा कर रही थी। पल भर में गलियारों में तीखी चीखें गूंज उठीं। वह आकृति जो धीरे धीरे कक्षा से बाहर जा रही थी, क्या वह उनकी आदर्श नहीं थी? शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मैं बाद में आपको खाना खिलाऊंगा। लड़की काफ़ी विनम्र थी, अन्य लड़कियों के विपरीत जो पहले से ही युवक की ओर दौड़ना शुरू कर चुकी थीं। सोंग याओयाओ मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम को पहचान की ज़रूरत नहीं होती। आप मुझे बस एक नेकदिल इंसान मान सकते हैं। इस बीच लुओ जिंगुआंग ने अभी तक अपनी सांस भी नहीं संभाली थी कि उसे लड़कियों की अनगिनत भीड़ ने घेर लिया। लुओ जिंगुआंग, सोंग याओयाओ के अलावा किसी और को नहीं पता था कि वह वहाँ है। वो साली बदमाश, वो न सिर्फ हिंसक है बल्कि बहुत बदला लेने वाली भी है। तुम थोड़ा इंतजार करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ... सोंग याओयाओ, हम फिर मिलेंगे। कांग युआन पास आया और सोंग याओयाओ को देखते ही अपनी मुस्कान रोक नहीं सका। निर्देशक कांग, नमस्ते। सोंग याओयाओ ने अपना थमस पकड़े हुए विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते। वैसे क्या तुमने लुओ जिंगुआंग को देखा है? वह बदमाश कहाँ गया? मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। ओह, सोंग याओयाओ ने अपराधबोध से अपना सिर खुजलाया। क्या तुम्हें किसी काम से उसकी ज़रूरत है? कांग युआन, याद है, मैं एक स्कूल ड्रामा फिल्मा रहा हूँ। चूंकि मैं तुम्हारे प्रिंसिपल का अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैंने फिल्मांकन के लिए तुम्हारे स्कूल का कमरा उधार लेने का फैसला किया। मैं पिछले 2 दिनों से इस जगह का जायजा ले रहा हूँ और आज सेट तैयार करने के लिए कुछ कर्मचारी लेकर आया हूँ। उस बदमाश को भी यहीं होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद सोंग याओयाओ को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। कांग युआन ने सोंग याओयाओ को पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। क्या मैं तुम्हें सिर्फ याओयाओ कह सकता हूँ? सोंग याओयाओ, जिसने अभी अभी पुरुष प्रधान भूमिका निभाई थी, ये ठीक है। आओ, देखना चाहते हो कि नाटक कैसे बनता है? वहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। सोंग याओयाओ भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि अपने से बड़े व्यक्ति के सामने ऐसा करना उसके लिए असभ्यता होगी। यह ज़रूरी नहीं है, मेरे पास क्लास है। क्या तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती? कांग युआन ने तर्क दिया। डरो मत, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। सोंग याओयाओ को कांग युआन ने एक चकित अभिव्यक्ति के साथ निष्क्रिय रूप से आगे बढ़ाया।
क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती से डर लग रहा है? मुझे डर है कि जब तुम्हारा मुख्य किरदार वापस आएगा तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगी। वह नहीं जानती थी कि उसके चेहरे पर पहली बार वार करने से उसकी फिल्मांकन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। अरे डायरेक्टर कांग, ये लड़की कहाँ से आए? ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। एक कर्मचारी ने सोंग याओयाओ को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने कांग युआन की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे सोंग याओयाओ का रूप रंग बहुत पसंद आया। मुझे पता है ना? मैंने इतनी खूबसूरत युवती कभी नहीं देखी। लेकिन अफसोस की बात है, उसे अभिनय में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। कांग युआन ने दयनीय भाव से कहा और सोंग याओयाओ पर एक नज़र डाली। सोंग याओयाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। कांग युआन, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि उसे और अधिक प्रयास करना होगा। तुम लोग लुओ जिंगुआन को ढूंढो। पता करो कि वह बदमाश कहाँ भाग गया और अच्छी तरह ढूंढो। कांग युआन ने हाथ हिलाते हुए ठंडे स्वर में आदेश दिया। फिर उसने सोंग याओयाओ की तरफ देखा और मुस्कुराया। याओयाओ, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमने पहले क्या फिल्माया था। अभिनय वाकई बहुत दिलचस्प होता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सोंग याओयाओ ने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। वे एक कक्षा के अंदर थे और कैमरा सबसे आखिरी पंक्ति में रखा था। वह उत्सुकता से कांग युआन के पीछे चली गई। कांग युआन ने उसे पिछली फिल्माई गई कहानी दिखाई। हमने पहले एक बाहरी दृश्य फिल्माया था, लेकिन मौसम ठंडा होने के कारण हमने उसे अंदर फिल्माया। अभी तक उसका संपादन नहीं हुआ है, इसलिए ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। पहले दृश्य में लुओ जिंगुआन का खूबसूरत पार्श्व प्रोफाइल स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसके बाल काले रंगे हुए थे और वह स्कूटर चलाकर टेकअवे पहुंचा रहा था। तभी एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसमें टेकअवे का ऑर्डर देने वाला व्यक्ति उसका सहपाठी था। उपहास का सामना करने पर उग्र रक्त वाले युवक ने झगड़ा कर लिया। सोंग याओयाओ ने देखते ही अचानक स्क्रीन की ओर इशारा किया और कहा, यह ठीक से फिल्माया नहीं गया है। अगर कैमरा थोड़ा सा हिलता तो शायद ये ज्यादा वास्तविक लगता। इसके अलावा उसकी हरकतें भी ठीक नहीं लग रही हैं। वह अंतर्मुखी लग रहा है और इतनी देर रात तक टेकअवे पहुंचाने के कारण यह मान लेना सही होगा कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में उसका झगड़ा करना कोई मायने नहीं रखता। असल में ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों में झगड़े से बचते हैं। यही सच्चाई है। जैसे ही कांग युआन ने सुना, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। लड़की की आवाज़ धीमी और कोमल थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमरा शांत था और कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। वे सभी डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कांग युआन अपना आपा खो देगा। कांग युआन को ये बात नापसंद थी जब लोग उसके काम की आलोचना करते थे। उनके व्यक्तित्व के आधार पर वह तभी अपना आपा खो देंगे जब कोई उनकी कमजोरी पर हमला करेगा। ओह, कांग युआन ने भौहें चढ़ाईं। तो इसे कैसे फिल्माया जाना चाहिए? अपने परिवार को अपनी कमजोरी के रूप में इस्तेमाल करें। सोंग याओयाओ ने सहजता से समझाया, लोग अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस एक छोटा सा अपमान ही उन्हें अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देने के लिए काफ़ी होगा। कांग युआन चुप हो गया। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और हाथ हिलाया। मुझे स्क्रिप्ट लाओ। सोंग याओयाओ असल में बस यूं ही गुजर रही थी। आखिरकार उसे कांग युआन की पटकथा दोबारा लिखने में मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा कांग युआन ने पाया कि वह लड़की बहुत ज्ञानी थी, भले ही वह अभी भी हाई स्कूल में थी और कुछ चीज़ों के बारे में उसकी अपनी राय थी। सभी कलाकार ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। ये फिर से शुरू हो रहा था। कांग युआन को अपनी स्क्रिप्ट बदलने की आदत थी। जब वह किसी चीज़ से असंतुष्ट होते थे तो पूरी स्क्रिप्ट शुरू से आखिर तक बदल देते थे, भले ही फिल्मांकन शुरू हो चुका हो। यही वजह थी कि लोग उन्हें पसंद भी करते थे और नफरत भी। उन्हें ये पसंद था कि वह कहानी की जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन उन्हें ये बात भी नापसंद थी कि अगर वह स्क्रिप्ट बदलते तो पहले फिल्माए गए दृश्य शायद बेकार हो जाते। और यहाँ सोंग याओयाओ ने घृणा से कहा, वह तो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन यह सवाल तो बहुत बेवकूफ़ाना है। कांग युआन, पटकथा लेखक। वो जवान लड़की अपनी बात खुलकर कहती है। चूंकि वो एक प्रतिभाशाली लड़की है, इसलिए उसे इस पर टिप्पणी करने का पूरा हक है। कांग युआन ने पटकथा लेखक को देखा, समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। ये लड़की कितनी सीधी सादी थी। क्या उसे डर नहीं था कि पटकथा लेखक उसके सामने ही उसकी पटकथा को बेवकूफ़ कहने पर उसकी पिटाई कर देगा? सोंग याओयाओ को नहीं पता था कि कांग युआन क्या सोच रहा है, लेकिन अगर उसे पता भी था तो भी उसे डर नहीं था। आखिरकार वे वैसे भी उसके मुकाबले में नहीं थे। याओयाओ, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ? सोंग याओयाओ ने पलकें झपकाईं। क्या? चूंकि यह सवाल बहुत आसान है तो क्यों ना आप हमें कुछ और मुश्किल सवाल सोचने में मदद करें। ऐसा सवाल जो साफ तौर पर एक चुनौती हो, कांग युआन ने कहा। हर सवाल के लिए 1000 युआन। मैं आपसे ये खरीद सकता हूँ।
जब सोंग याओयाओ ने उसे पैसे का जिक्र करते सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मेज से एक पेन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चर्चा करते हैं। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और कुछ प्रश्न लिख डाले। यहाँ, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। कांग युआन हैरान रह गया। उसने तो अभी अपना गिलास पानी भी पूरा नहीं पिया था। इतनी जल्दी? यह मुश्किल नहीं है, मैं 11 सवाल लेकर आया हूँ। चूंकि आपने इतने सारे खरीदे हैं, इसलिए मैंने आपको एक बोनस सवाल दिया है। आप मुझे 10,000 युआन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर नीचे लिखा है। जब आप तैयार हों तो मुझे भेज सकते हैं। कांग युआन ने लड़की के पैसे के प्रति जुनूनी भाव को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी आवाज़ अजीब तरह से धीमी पड़ गई। याओयाओ। हो, सोंग याओयाओ सावधानी से कूद गया। अभिनेत्रियों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। क्या आप वाकई इस पर विचार नहीं करना चाहती? हम बातचीत कर सकते हैं, कांग युआन ने प्रस्ताव रखा। जब लुओ जिंगुआंग अंदर आया तो उसने ये दृश्य देखा। जिस लड़की ने उसे पीटा था और धोखा दिया था, वो डायरेक्टर कांग के सामने बैठी थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसके हाथों में एक थमस था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, क्या वह उस प्रकार की व्यक्ति दिखती थी जो उसे पसंद आती? गीत, याओ याओ। वह आगे बढ़े और प्रत्येक शब्द को अपने दांतों के बीच दबाकर बोलने लगे। बिल्कुल वही इंसान जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें ढूंढने की सोच रहा था। किसे पता था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी देख लूंगा। सोंग याओयाओ ने अपनी गर्दन पीछे कर ली और कांग युआन की पीठ के पीछे छिप गई और मासूमियत से ऊपर देखने लगी। उसने दुखी होकर धीरे से कहा, यह क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। हाँ, क्या कर रहे हो? अपनी उम्र में छोटी बच्ची को क्यों डरा रहे हो? कांग युआन लुओ जिंगुआंग के बहुत करीब लग रहा था और जब वह बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे वह अपने कनिष्ठ से बात कर रहा हो। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये लो, ये सवाल करो। मुझे याद है कि मनोरंजन जगत में आने से पहले तुमने हार्वर्ड में पढ़ाई की थी। जैसे ही लुओ जिंगुआंग अंदर आया, उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डायरेक्टर कांग, क्या आप गंभीर हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? कांग युआन ने कठोर भाव प्रकट किया। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? याओयाओ ने कहा था कि सवाल बेवकूफ़ी भरे थे, इसलिए उसने मेरे लिए कुछ नए सवाल लिखे। क्या तुम खुद को जीनियस नहीं कहती? क्या ये काफ़ी मुश्किल है? हाँ, वह। लुओ जिंगुआंग ने आंखें घुमाईं। क्या इस बदमाश को मुश्किल सवाल लिखना आता है? वह पक्षपातपूर्ण नहीं था, लेकिन वह सचमुच उस स्तर पर नहीं थी। डायरेक्टर कांग, आपको मुझसे शुरू में ही पूछ लेना चाहिए था। मुझे यकीन है कि ये मुश्किल। जैसे जैसे लुओ जिंगुआंग बोल रहा था, उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी। पहले सवाल पर नज़र गड़ाए वह पहले ही अटक चुका था। कुछ देर बाद उसने अपना माथा पहुंचा। डायरेक्टर कांग, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। इसे सुलझाना नामुमकिन है। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा और उसके हाथ से कागज़ छीन लिया। इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम बस बेवकूफ़ हो। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ध्यान से सुनो। वह अपनी कलम पकड़े हुए प्रत्येक चरण को मधुर स्वर में समझा रही थी। 3 मिनट बाद सोंग याओयाओ ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में उपहास का कोई निशान नहीं था, बल्कि साफ थी। अब समझ जाओ, लुओ जिंगुआंग। हाँ, लेकिन भाड़ में जाओ। मैं ये क्यों सुन रहा हूँ? सोंग याओयाओ, हमें अभी भी हिसाब बराबर करना है। तुम। स्नैप। सोंग याओयाओ की कलम गलती से आधी टूट गई। उसने गहरी निगाहों से देखा, क्या आप अपने पैकेज डील के लिए सलाह चाहते हैं? लुओ जिंगुआंग ने अपने पेट को पकड़ लिया। वह फिर से दर्द महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी नज़र मेज़ पर टूटी हुई दयनीय कलम पर पड़ी और उसके होंठ फड़क उठे। क्या ये बच्चा किसी प्रकार का राक्षस था? हा 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 हा, कमाल है याओयाओ। इस बदमाश के नंबर अच्छे आते थे, लेकिन लगता है इसने जो कुछ भी सीखा है, सब अपने टीचर्स को लौटा दिया है। ये तो किसी छोटी बच्ची को भी नहीं हरा सकता। इससे पहले कि सोंग याओयाओ को उसे चिढ़ाने का मौका मिलता, कांग युआन एक कदम आगे था। लेकिन वह इतना गर्वित क्यों लग रहा था? उस आदमी की तारीफ सुनकर सोंग याओयाओ ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये तो बस बुनियादी चीज़ें हैं। कोई मुश्किल नहीं है। लुओ जिंगुआंग, हाँ, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें इतना घमंडी होना चाहिए? वैसे अंकल कांग, मेरी क्लास का समय हो गया है। क्या मैं ये स्क्रिप्ट अपने साथ ले जा सकता हूँ? इसे पढ़ने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा और अगर कोई और बदलाव ज़रूरी होगा तो हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। कांग युआन ने सोंग याओयाओ को एक बिजनेस कार्ड दिया और पलकें झपकाईं। याओयाओ, अगर तुम अभिनेत्री बनने का फैसला करती हो तो अपने अंकल कांग से ज़रूर संपर्क करना। अंकल कांग, मुझे अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कैमरे के पीछे बैठकर फैसले लेने में अधिक रुचि रखती थी। सेट पर निर्देशक ही बॉस होता था। कितना अच्छा एहसास है। नहीं रुको। लुओ जिंगुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
सोंग याओयाओ को जाते हुए देखकर उसे अचानक याद आया कि उसने उस लड़की के साथ अपनी समस्या अभी तक नहीं सुलझाई है। स्क्रिप्ट बदल रहे हो? डायरेक्टर कांग, क्या तुम फिर से पागल हो गए हो? तुम उस छोटे से बच्चे को अपनी स्क्रिप्ट एडिट करने दे रहे हो? कांग युआन ने अपना सिर छुआ और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। जिंगुआंग, कभी कभी भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। एक औसत व्यक्ति और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अलग अलग होते हैं। अगर आप नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आप दो अलग अलग दुनियाओं से हैं। लेकिन लुओ जिंगुआंग को नहीं लगा कि उसने कोई गलतफहमी की है। वह अच्छी तरह जानता था कि निर्देशक कांग क्या सोच रहे थे। क्या भ्रमिता दिवस? सोंग याओयाओ निर्देशक कांग के साथ कैसे जुड़ गया? उसके बिना जाने क्या हुआ? लुओ जिंगुआंग को अभी तक पता नहीं था, लेकिन सेट पर उसका दयनीय जीवन अभी शुरू हुआ था। कक्षा के अंदर तांग शिनरू पहले से ही कुछ समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन सोंग याओयाओ अभी तक वापस नहीं आई थी और वह अपना फ़ोन अपने साथ नहीं ले गई थी। सोंग याओयाओ के बदमाशी से ग्रस्त स्वभाव के बारे में सोचते हुए तांग शिनरू को अपने सहपाठियों को इकट्ठा करके उसे ढूंढने का प्रलोभन हुआ। सौभाग्य से इस समय सोंग याओयाओ वापस आ गया। अपने बाएं हाथ में उसने थमस पकड़ा हुआ था और दाहिने हाथ में एक मोटा दस्तावेज था। यदि वह युवा और सुंदर न होती तो वह एक बूढ़ी औरत जैसी दिखती। पफ! तांग शिनरू जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने सोंग याओयाओ को खींचकर अपने पास बिठाया। प्रीशियस, तुम इतनी देर कहाँ गई थीं? अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए। सोंग याओयाओ की आंखें मुड़ गईं, उसके गड्ढों में मिठास छिपी थी। वापसी के रास्ते में अंकल कांग से मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे थोड़ी देर के लिए अपने सेट पर ले गए। बहुत खूब। तांग शिनरू ईर्ष्या से भर गई। तुम सेट पर गए थे? कहाँ है वो? मुझे लगा था कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हो, मुझे बहुत जलन हो रही है। लो, इस पर एक नज़र डालना चाहते हो? मेज़ पर एक मोटा दस्तावेज रखा था। तांग शिनरू ने अपना नकली रोना बंद किया। यह क्या है? उसने पूछा। जैसे ही उसने उत्सुकता से दस्तावेज पलटा, उसकी नज़र दूसरे पन्ने पर लिखे 2 शब्दों पर पड़ी और वह चुप हो गई। सोंग याओयाओ ने अपने कान ढक लिए। जैसी कि उम्मीद थी, एक तीखी चीख ने कमरे को भर दिया और छत को लगभग उड़ा दिया। इससे सभी लोग सदमे में आ गए। शेन जुन ने झुंझलाहट में अपना सिर उठाया। तांग शिनरू, क्या तुम ड्रग्स ले रही हो? मुझे कुछ और भी रोमांचक चीज़ का सामना करना पड़ा। तांग शिनरू ने उस दस्तावेज को ऐसे थपथपाया जैसे वह उसका प्रेमी हो। उसके हाव भाव इतने घटिया थे कि सोंग याओयाओ उसे घृणा से देखने लगा। याओयाओ, क्या ये राइट द विंड की स्क्रिप्ट नहीं है? तुम्हें ये कहाँ से मिली? क्या निर्देशक कांग ने तुम्हें दी थी? हाँ। हे भगवान! तांग शिनरू स्क्रिप्ट के ऊपर लेट गया। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं गया? अगर गया होता तो मैं डायरेक्टर कांग और लुओ जिंगुआंग को देख पाता। वो बहुत हैंडसम है। सोंग याओयाओ ने अपना सिर झुकाया। क्या वह है? उसने सोचा कि उसका गेगे अधिक सुंदर है। ओहे, जब वो नाचता है तो कितना हॉट लगता है। मेरे तो हार्मोन ही खराब कर देता है। क्या तुमने उसे देखा? छोड़ो, मत बताना। मुझे डर है कि मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सोंग याओयाओ ने अपना मुंह खोला। अगर तुम उसे देखना चाहो तो मैं तुम्हें अगली बार अपने साथ ले जा सकती हूँ। सचमुच? तांग शिनरू तुरंत जीवित हो उठी और उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं अंकल कांग की स्क्रिप्ट संपादित करने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया हूँ। जब मैं उन्हें स्क्रिप्ट लौटा दूंगा तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। हे भगवान, याओयाओ, तुम अद्भुत हो। तांग शिनरू ने सोंग याओयाओ को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गालों को दबा दिया। वह इतनी खुश थी कि बेतुकी बातें करने लगी। तुम्हारे बारे में और क्या है जो मैं नहीं जानती? तुम पढ़ाई और लड़ाई में अच्छी हो और अब तुम स्क्रिप्ट भी एडिट कर सकती हो। अगर तुम किसी दिन निर्देशक बनने का फैसला करोगी तो मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं होगी। राओरू, रुको। सोंग याओयाओ तांग शिनरू के आलिंगन में संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उसका मुंह तब तक दबाया गया था जब तक कि वह मछली के होठों जैसा नहीं दिखने लगा था। एक खुश औरत डरावनी थी। हा, राइट द विंड के प्रसारण का इंतज़ार करो। मैं अपने सभी दोस्तों को गर्व से बता सकता हूं कि मेरे याओयाओ ने इसे संपादित किया है। सोंग याओयाओ इससे ज़्यादा खुश नहीं थी। वह इसे बस एक शौक समझती थी। लेकिन अब जब कोई वास्तव में उसके लिए खुश था तो उसे अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ। आखिरकार सोंग याओयाओ तांग शिनरू की पकड़ से आज़ाद हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके सिर पर बालों का एक बेजान सा गुच्छा खड़ा था। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। लापरवाही से आगे झुकते हुए उसने पूछा, राओरू, क्या तुमने एक्टिंग के बारे में सोचा है? मैं। तांग शिनरू हैरान रह गई। सच तो ये था कि सोंग याओयाओ के ये सवाल पूछने से पहले उसने मनोरंजन जगत में कदम रखने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उसे अभिनेत्री बनना चाहिए? क्या उसे गंदे मनोरंजन जगत में कदम रखना चाहिए? सच कहूं तो उसकी पहचान और पृष्ठभूमि के आधार पर उसे बदमाशी से कोई चिंता नहीं थी।
लेकिन हालांकि यह उसे उत्साहित करता था, फिर भी वह थोड़ी डरी हुई भी थी। क्या मैं? उसने अनिश्चितता से कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि भविष्य में क्या करना है। एक अभिनेत्री बनना काफ़ी दिलचस्प लगता है, लेकिन मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मुझे कौन चाहेगा? मैं किसी फ्लॉप फिल्म में काम नहीं करना चाहती। तांग शिनरू ने अपनी जीभ बाहर निकाली, वह बुरी फिल्मों से बेहद घृणा करती थी। इस तथ्य के आधार पर कि वह कांग युआन के प्रति इतनी आसक्त थी, ये स्पष्ट था कि तांग शिनरू ने स्क्रिप्ट की गुणवत्ता को बहुत महत्व दिया था। अंकल कांग को एक दूसरी मुख्य नायिका की ज़रूरत है। क्यों न मैं आपके साथ ऑडिशन में चलूं? सॉन्ग याओ याओ ने सुझाव दिया। यह बहुत अच्छा नहीं होगा। ये बहुत अचानक हुआ। तांग शिनरू को विश्वास नहीं था कि कांग युआन उसमें रुचि लेगा। मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। और हाँ, डायरेक्टर कांग की नज़र तो तुम पर थी। लेकिन मैंने कभी अभिनेत्री बनने के बारे में नहीं सोचा। अभिनेत्री बनने की तुलना में मुझे निर्देशक या पटकथा लेखक बनने में ज़्यादा दिलचस्पी है, सॉन्ग याओ याओ ने गंभीरता से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। तांग शिनरू को आश्चर्य हुआ, डायरेक्टर? जबकि वह सिर्फ खाने के बारे में सोच रही थी और मौत का इंतजार कर रही थी, याओ याओ पहले से ही भविष्य के बारे में सोच रही थी। हाँ, निर्देशक बनना मज़ेदार लगता है। एक ऐसी कहानी पर फिल्म बना पाना जो मैं कहना चाहता हूँ, कमाल की बात है ना? सोंग याओ याओ ने आंखें घुमाईं और खिलखिलाकर मुस्कुराए। राओ, अगर तुम अभिनेत्री बनोगी तो तुम मेरी पहली पसंद होगे। बहुत खूब, उसका जाना। ये बात तांग शिनरू के दिल को छू गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं डायरेक्टर कांग को ढूंढने जाऊंगा और कोशिश करूंगा। कौन जाने, अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा? इसके अलावा मनोरंजन जगत में जीवित रहना कठिन था, वह याओ याओ को अकेले इससे निपटने नहीं दे सकती थी। अगर भविष्य में कोई भी याओ याओ के प्रोजेक्ट्स में काम करने को तैयार नहीं होता तो वह उन्हें ले लेती। ये बिल्कुल सही था। इस छोटी सी कक्षा में किसी भी लड़की को यह पता नहीं था कि यह आकस्मिक बातचीत किसी दिन वास्तविकता बन जाएगी। एक शीर्ष निर्देशक और एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। कौन जानता था कि यह विचार इतनी सहजता से आया? एक बोलता था और दूसरा विश्वास करता था। यह इतना सरल था। ... स्क्रिप्ट को शीघ्रता से संपादित करने की आशा में सोंग याओ याओ ने कक्षा के दौरान थोड़ा ट्यूशन भी ले लिया। जब भी कोई शिक्षक वहां से गुजरता और कक्षा का उत्साह देखता तो उन्हें संदेह होता कि वे गलत कमरे में आ गए हैं। क्या ये वाकई तीसरी कक्षा थी? क्या यही वह जगह थी जहां सबसे घटिया छात्र इकट्ठा होते थे? वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? वे सब प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह सीधे बैठे थे, अपने हाथ सामने डेस्क पर रखे हुए, बिना फोन चलाए। दो बॉस उन पर नजर रखे हुए थे, तो वे भला कैसे मेहनत न करते? इस बीच सोंग याओ याओ ने कुछ प्रश्न पत्र संकलित करने के लिए समय निकाला ताकि वह स्कूल के बाद उनकी फोटोकॉपी कर सके। वह कल इसे सबको देने वाली थी। एक बार जब वह सबकी बुनियादी बातों को समझ लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि उन्हें कैसे पढ़ाना है। आखिरकार सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा तक केवल 2 महीने ही बचे थे। प्रथम श्रेणी को हराने के लिए शुरुआत से शुरुआत करना अवास्तविक था। इसलिए उसे उनके वर्तमान स्तर का पता लगाना था और उनकी कमजोरियों पर निशाना साधना था। दिन जल्दी बीत गया। सोंग याओ याओ के बैग में रखा फोन वाइब्रेट हुआ और उसने उसे बाहर निकाला। आईडी थी, बिग ब्रदर। सोंग याओ याओ हैरान रह गई। बिग ब्रदर कौन था? उसे तब समझ आया जब उसने उनका संदेश खोला और उसका जाना पहचाना लहजा पहचाना। ये सोंग वेंचुवान था। बड़ा भाई, क्या तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया? मैं तुम्हें लेने आऊंगा, साथ में खाना खाओगे? सोंग याओ याओ ने अपनी पाठ्यपुस्तकें बैग में डाली और धीरे से उत्तर दिया। गीत याओ याओ, नहीं। बड़ा भाई, साले बदमाश, लगता है तेरा दिल उस जंगली कमीने ने चुरा लिया है। अब तू मुझे चाहता भी नहीं। सोंग याओ याओ ने अपने गाल फुला लिए। सोंग याओ याओ, गेगे कोई जंगली बदमाश नहीं है। सांस। अपने दफ्तर के अंदर सोंग वेंचुवान को थोड़ा बुरा लगा। वह बदचलन तो हो यूंके की हिफाजत कर ही रही थी, हालांकि उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। अगर उसने सचमुच उससे शादी कर ली तो कितना बुरा होगा। बड़ा भाई, सोंग याओ याओ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्द सुआ होते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की चाहत रखते हैं। मैं अकेला अपवाद हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बड़ा भाई, मैं अभी काम खत्म कर रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना याद रखना। फैसला हो गया है। बड़ा भाई, मुझे मना मत करना, वरना मैं तुम्हें लेने हो मैनर जाऊंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता भी खरीदा है। क्या तुमने पिछली बार दिए सारे पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं? मैंने अभी तुम्हारे कार्ड में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ज़रूर चेक कर लेना। हालांकि तुम हो मैनर में रह रहे हो, लेकिन तुम दूसरों से पैसे नहीं मांग सकते। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? और हाँ, बाहर बहुत ठंड है। यूं ही बेसुध होकर मत खड़े रहना। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा।
बड़ा भाई, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। गीत याओ याओ, कितना झंझट है, उसने उसे मना करने का मौका भी नहीं दिया। याओ याओ, क्या हुआ? तांग शिनरू ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें किसने मैसेज किया? क्या तुम्हारा लव बॉय गेगे है? हे। जबकि वह शरारत से मुस्कुरा रही थी, सोंग याओ याओ ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं। ये सोंग वैंचुवान है, वह मुझे खाने पर जोर दे रहा है और मुझे मना नहीं करने दे रहा, वह बड़बड़ाए। सोंग वैंचुवान कौन है? तांग शिनरू को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वह कौन है। क्या वह तुम्हारा बड़ा भाई है? याओ याओ, तुम उसे उसके नाम से कैसे बुला सकती हो? उसे लगभग इसका एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, सोंग याओ याओ अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। उसने अपना फ़ोन स्क्रीन स्वाइप किया, अपना बैंकिंग ऐप खोला और देखा कि उसके खाते में सोंग वैंचुवान की ओर से 500,000 युआन अतिरिक्त जमा थे। उसने अपने होठों को एक साथ दबाया और उसके गालों पर गड्ढे उभर आए। तांग शिनरू उसके पीछे भागी। क्या तुम उसके साथ खा रही हो? सोंग जिंगवान का क्या वो भी तुम्हारे साथ खा रही है? अगर हाँ, तो तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। कितना घिनौना है। सोंग जिंगवान के दिखावटी चेहरे के बारे में सोचकर तांग शिनरू को गुस्सा आया। कोई बात नहीं, वह अपना खाना खा सकती है और मैं अपना खाऊंगी, सोंग याओ याओ ने लापरवाही से जवाब दिया और वास्तविकता में वापस आकर अपने डॉलर गिने। इस पैसे की खातिर वह न केवल सोंग जिंगवान के साथ खाना खाने को तैयार थी, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह एक अच्छी बहन की भूमिका भी निभा सकती थी। इसके अलावा सोंग याओ याओ हमेशा सहनशील रही थी, सोंग जिंगवान का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। दोनों लड़कियां बातें करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ीं। सामने सोंग जिंगवान अपनी कक्षा से बाहर निकल रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। तांग शिनरू ने आंखें घुमाईं। शैतान की बात करो, क्या मैं कोई बदकिस्मत हूँ?